Hello people, welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series and we are at day 17 today. Okay, so the topic is global trade, the role of emerging markets in economic shifts. Now this is also a genre that Cat loves to test you guys upon economy and emerging markets and global trade, right? Something related to geopolitics also a little bit there. Okay, देखते हैं कैसा लैंग्वेज है. द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर historically dominated by advanced economies is undergoing a seismic recalibration. Seismic क्या होता है? ये वर्ड आपने सुना होगा जब अर्थक्वेक्स को डिस्क्राइब करते हैं ना हम, तब ये वर्ड काफी यूज होता है. ठीक है, so it is undergoing a change which is pivotal, something that can shake the surface. ठीक है, recalibration is a recalculation, a re-evaluation. मतलब पहले जो इकोनॉमी थी वो कंट्रोल्ड होती थी, डोमिनेटेड होती थी बाय ऑल दोस एडवांस्ड इकोनॉमीज, बट अभी उसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट या मेजर शिफ्ट आ रहा है. सेस्मिक रिकैलिब्रेशन, समथिंग दैट कैन शेक द सरफेस. ठीक है, विथ इमर्जिंग मार्केट्स assuming a more pivotal is important role in trade dynamics. तो क्या चेंज है कि जो emerging markets है ना वो एक important role अब play कर रहे हैं. It is not just being dominated by the advanced economies only. Nations such as China, India, Brazil and Indonesia have transcended is gone beyond their erstwhile, that means previous peripheral status. मतलब पहले ये जो कंट्रीज है, चाइना, इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, ये सिर्फ पेरिफेरीज में हुआ करते थे. ठीक है, बाउंड्री लाइन में, मतलब इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी ट्रेड में. बट अभी ये सारी चीजें चेंज हो रही है. दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर प्रीवियस इमेज एज जस्ट पेरिफेरल इकोनॉमीज. ठीक है, लेवरेजिंग मतलब मेकिंग यूज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, रिसोर्स एंडोमेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस. तो ये सारी चीजों को वो बेहतर यूज कर रहे हैं. डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, रिसोर्स एंडोमेंट्स मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास है उनको किस तरह से बेहतर यूटिलाइज किया जा सकता है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस इज पावर, द स्किल टू मैन्युफैक्चर. देखिए, जब भी आप बाहर के कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, डेफिनेटली सामने वाली कंट्री पावरफुल होगी. दे कैन लिवाई ऑल काइंड्स ऑफ चार्जेस व्हेन यू इंपोर्ट योर बेसिक स्टफ आल्सो फ्रॉम अदर कंट्रीज. ठीक है, बट जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, यू नो ऑल दीज इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्टफ. क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, हमें किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं करना है अपने बेसिक नीड्स के लिए एटलीस्ट. तो जैसे ये कंट्रीज ने अपना स्ट्रेंथ रियलाइज किया है तो दे आर एबल टू रिकैलिब्रेट द कॉन्टोर्स, मतलब द फेस कॉन्टोर्स ऑफ ग्लोबल कॉमर्स, द लुक. कॉन्टोरिंग, जो लोग मेकअप के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, व्हाट इज कॉन्टोरिंग? जब आप एक स्पेसिफिक उसको आप हाईलाइट करते हो ना, फीचर को आप कॉन्टोर कर देते हो. सो दे आर चेंजिंग द एंटायर लुक एंड फील ऑफ ग्लोबल कॉमर्स. ठीक है, दिस स्ट्रक्चरल शिफ्ट हैज मैनिफेस्टेड इन ऑल्टर्ड ट्रेड पैटर्न्स. तो क्या हुआ है इसके रिजल्ट के वजह से? तो ट्रेड पैटर्न्स चेंज होने लगे हैं, बदलने लगे हैं, ऑल्टर होने लगे हैं. कैपिटल फ्लोज में चेंज देखने को मिला है. सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट. सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट मतलब पहले एक पर्टिकुलर वे में सप्लाई चेन काम करती थी ना, कि यहां से रिसोर्स जाएगा और उधर की तरफ जाएगा. बट अभी क्या हो रहा है? सप्लाई चेन रीअलाइन हो रही है हमारी. ठीक है, रुको वापस से इसे पढ़ते हैं. ओके, सो सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट हो रहा है. ठीक है, हमारा बोर्ड भी रीअलाइन हो रहा है साथ साथ में. ठीक है, बेयर विद दिस अ बिट. Challenging the long entrenched hegemony of Western economics. Deeply rooted, entrenched मतलब deeply rooted, something that is fixed and cannot be shaken easily. So it is challenging it कि देखो अब हम भी है गेम में, सिर्फ आप ही नहीं हो. तो ये जो deeply rooted hegemony is the practice of dominating. When a group of people or nations dominate another group of nations or people for that matter, that is known as hegemony. तो ये जो पूरा domination था ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है. ठीक है, चैलेंज हो रहा है, एक्चुअली खत्म नहीं हो रहा है. However, this ascendancy मतलब ये जो growth है, the process of ascension is neither linear nor unencumbered. ये
प्रोसेस लीनियर नहीं है कि ग्रोथ एक बार देख ली तो बस कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है, फॉल्स भी आएंगे, पीक्स भी आएंगे, और अनएनकम्पर्ड भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। Many emerging economies grapple or wrestle with institutional fragilities, policy volatility, मतलब अपने आप में भी बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है इंटरनली, तब जाके आप ग्लोबल इम्प्रिंट बना पाओगे ना। तो जैसे जैसे हम इमर्जिंग इकोनॉमीज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, या दे आर रियलाइजिंग देयर स्ट्रेंथ्स, देयर नेचुरल रिसोर्सेज, देयर एंडोमेंट्स, देयर डिविडेंड्स, देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस, तो चेंजेस की भी जरूरत है टू मेक इट बिजनेस फ्रेंडली, टू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर नेशन। तो ये जो फ्रेजिलिटीज है, जो भी क्रैक्स है, उसको फिल करने की जरूरत है। पॉलिसी वोलेटिलिटी, मतलब क्या पॉलिसीज है आपके कंट्री में ट्रेड को लेके, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, मतलब कहाँ पे हमारा पीक आ जाता है कि इससे ज्यादा हम इंफ्रा हमारा हमें सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। विच ऑफन टेम्पर देयर कंपेटिटिव एडवांटेज, तो इसकी वजह से जो एडवांटेज है उनके पास ना, वो थोड़ा टेम्पर डाउन हो जाता है, मतलब जितने हमारे पास रिसोर्सेज है वो उतनी एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाएगी जब तक ये क्रैक्स है, ये सारे पॉलिसीज हमारे फेवर में नहीं है, हमारा जो बॉटल नेक क्रिएट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक ये सारी चीजें उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी थोड़ा टेम्पर डाउन हो जाता है, ठीक है। Moreover, their deep entanglement in global supply chains renders them susceptible to geopolitical frictions. थोड़ा भी न्यूज पढ़ते हो पता होगा क्या होता है, कहीं पे तेल महंगा हो गया, हम हमारा उस कंट्री के साथ कुछ देयर सम फ्रिक्शन, तो उनसे जो हम चीजें लेते थे वो उनको महंगा कर देंगे, ठीक है। So this is how supply chain it plays out in the entire larger scheme of things. हम रशिया से ऑयल लेंगे, वो ऑयल को महंगा कर देंगे, अगर हमारा उनके साथ नहीं बन रहा है तो हम कुछ और लेंगे। लग रहा है कि मैं क्यों स्माइल कर रही हूँ, सो आई एम गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द रूम। तो ये सारी चीजें बहुत ऐसा रेलिवेंट है अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होगे। इनफैक्ट अभी डोनाल्ड ट्रम्प हैज कम बैक टू पावर and he is trying to bring a lot of those taxes back, right, कि हम बहुत सारे टैक्सेस जो पहले शायद नहीं एग्जिस्ट करते थे हम उन्हें वापस से लेने लगेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी आप सप्लाई चेन के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हैं कि वहां से कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, बट जैसे उनके साथ आपका फ्रिक्शन हुआ तो आप भी रिस्क पे हो, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन हो गया। करेंसी फ्लक्चुएशन, ये जो डॉलर वर्सेस रुपी वर्सेस दिस वर्सेस दैट, कि क्या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं मार्केट प्राइसेस में। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? कोई एक बहुत ही सुपर डेवलप्ड कंट्री है, उसने ऐसा बोला कि मैं ना सारी चीजें खुद से ही बनाऊंगा, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना ही नहीं है, मैं अपने लोकल डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स है मैं उनको एनकरेज करूंगा, इंडस्ट्रीज को एनकरेज करूंगा, बाकी कंट्री से मुझे कोई लेना देना नहीं है। So let's say you are a country who would earn a huge chunk of finances from let's say exporting a particular product, but अब वो कंट्री को आपका प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो आपका फाइनेंसेस डिस्टर्ब होगा ना। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनको ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन हो गया, करेंसी फ्लक्चुएशन हो गया, ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म यही होता है कि मैं अपने कंट्री के ट्रेड को बचाऊंगा, मैं बाकी किसी को एनकरेज नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एनकरेज द लोकल ट्रेडर्स एंड जो डोमेस्टिक हमारे इंडस्ट्रीज है मैं उसे एनकरेज कर रहा हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेटिंग देयर ट्रेजेक्ट्री टुवर्ड्स सस्टेन्ड इकोनॉमिक डोमिनेंस, ट्रेजेक्ट्री इज देयर पाथ, कि अगर सस्टेन करना है, ऐसा नहीं ना कि एक बार हो गए बस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अब तो किसी की जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं इस पूरे पाथ, ठीक है। Yet, as technological diffusion accelerates, so जैसे जैसे technologically हम they're getting stronger and domestic markets expansion of domestic markets, these nations increasingly dictate global trade norms. So धीरे धीरे ये भी गेम में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहा है, उनके डोमेस्टिक मार्केट्स भी एक्सपैंड करे, so they're slowly becoming a good player in the game, influencing currency regimes, कमोडिटी प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट फ्लो, तो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे इनका भी एक अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिल रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज का भी, ठीक है।
The extent to which they consolidate is strengthen their position, hinges is matlab it relies on their capacity to fortify is strengthen, another word for strengthen bolster, ठीक है। तो ये कितना इस चीज को अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, किस पे डिपेंड करता है कि ये अपने गवर्नेंस को कितना स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, अपने फ्रेमवर्क्स को, कि उनकी गवर्नमेंट तो कम से कम उनको सपोर्ट करे, फिर तो आप बाहर जाके अपना you're going to like put your flag on the global map, बट सबसे पहले आपकी कंट्री तो आपको सपोर्ट करे, वहां के बिजनेस लॉज तो सपोर्टिव हो, ठीक है। enhance economic resilience and navigate the volatile interplay of globalization and protectionism, ये सारी चीजें बैलेंस की है। कोई भी कंट्री कितना भी सेल्फ रिलायंट बन ले, अगर आउटसाइड नेशंस के साथ आपके रिलेशंस ठीक नहीं है, आपको ग्लोबल सिनेरियो में सर्वाइव करने में डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। सो इट इज अ वेरी डेलिकेट इंटरप्ले ऑफ कहाँ गया ग्लोबलाइजेशन, लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंटायर ग्लोबल चेन एंड प्रोटेक्शनिज्म, मतलब मेरी कंट्री का भी एक अपना दबदबा जिसे हम कहते हैं, डोमिनेंस होना चाहिए। इट्स नॉट ईदर और कि मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हूं या मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाऊं, इट्स अ गुड इंटरप्ले, ठीक है। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में जयशंकर, राइट, एस जयशंकर ना, तो वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना अभी, तो he is very well known for articulating his thoughts in a very balanced fashion। काफी सारे लोग बहुत इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देते हैं ग्लोबल टेंशंस को लेकर कि व्हाई डोंट वी जस्ट लाइक गो अगेंस्ट दिस कंट्री, गो अगेंस्ट दैट कंट्री, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग अ स्टैंस, रशिया यूक्रेन में हमने स्टैंस नहीं लिया, व्हाई आर वी नॉट टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टैंस अगेंस्ट पाकिस्तान, चाइना, स्टफ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं व्हिच आर रियली कंट्रोवर्शियल इन नेचर एंड डेलिकेट। So it is very important to be balanced in your approaches and in your ideas, ठीक है। तो आप immediately कट ऑफ नहीं कर सकते, आप immediately पूरी तरह उन पे रिलायबल भी नहीं, you can't rely on them, ठीक है। एक बहुत अच्छा इंटरप्ले है ये। The evolving trade landscape thus remains a battleground of economic realignment, replete मतलब filled with both opportunity, देखो opportunity भी है बट प्रिकैरियसनेस भी है, मतलब डेंजर भी है। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस, ठीक है। सो यू हैव टू बी रियली बैलेंस्ड इन योर आइडियाज एंड अप्रोचेस, ठीक है। तो ब्यूटीफुल पैसेज आई फील, है ना, बहुत मतलब रेलेवेंट भी है। अगर थोड़ा बहुत भी आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो ये सब तो आप लोग डेफिनेटली इंजॉय करोगे, और अगर नहीं कर रहे हो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा रीडिंग करने का जरूरत है फिर, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। Okay, which of the following best describes a primary transformation in global trade as highlighted in the passage? क्या था कि emerging markets भी they are also like becoming an important player in the game, ठीक है। The gradual decline of trade in emerging economies due to policy volatility, no, ये तो नहीं था primary idea। The increasing influence, okay, of emerging markets, ठीक है, in reshaping global economic structures, yes, यही था कि वो किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। द रिप्लेसमेंट ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज विद इमर्जिंग मार्केट्स, रिप्लेसमेंट था क्या कहीं पे? नहीं था ना। द स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है? रुक जाना। स्टैग्नेट मतलब गोज ऑन होल्ड। स्टैग्नेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, हुआ है क्या ऐसा? कहीं पे मेंशन है क्या? सब खत्म ही हो गया या रुक सा गया है? ऐसा तो नहीं है। तो ये ठीक है, इजी क्वेश्चंस है ना। ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की चैलेंज फेस्ड बाय इमर्जिंग मार्केट्स इन मेंटेनिंग देयर इकोनॉमिक मोमेंटम? ओके, व्हाट इज द की चैलेंज? इनफैक्ट की चैलेंजेस 2-3 थे, राइट? हमने वो पॉइंटर्स में पढ़ा था ना कि उनकी अपनी पॉलिसीज है वगैरह वगैरह, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अच्छा ठीक है। फंडामेंटल लैक ऑफ रिसोर्सेज है क्या? नहीं है ना, वो उसको तो बढ़ा रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स को। ओवर रिलायंस ऑन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज टू सस्टेन देयर ग्रोथ, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था कि ओवर रिलायंस है उनका। वल्नरेबिलिटी टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ओके, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस एंड करेंसी, हाँ ये मल्टीपल रीजंस थे, एक रीजन नहीं था। की चैलेंज पॉइंटर्स थे कि ये सारी चीजें ही उनको इम्पैक्ट कर रही है, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, वो चाहे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो या करेंसी फ्लक्चुएशंस हो, ये सारी चीजें ही इमर्जिंग इकोनॉमीज को हिंडर कर रही है, ठीक है। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन एडवांस इकोनॉमीज, ये तो
एक्सट्रीम ऑप्शंस, ये नहीं होगा। ओवर रिलायंस, कंप्लीट डिपेंडेंस, इस बारे में बात नहीं हुई है ना। ओके, व्हाट स्टांस डज द पैसेज टेक रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स ऑन ग्लोबल ट्रेड? अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस क्या है? देयर ग्रोथ इज अनसस्टेनेबल, ऐसा कहीं लिखा है क्या कि ग्रो ही नहीं कर पाए, अनसस्टेनेबल है ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा है कि वो अनसस्टेनेबल है। दे विल इनएविटेबली, इनएविटेबली मतलब जो होकर ही रहेगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। दे विल इनएविटेबली डोमिनेट ग्लोबल ट्रेड, कहाँ लिखा है कि दे आर गोइंग टू इनएविटेबली, मतलब इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, अब तो ये बढ़ने लगे हैं, अब तो करेंगे, ये तो छा जाएंगे दुनिया पे, ऐसा लिखा है कहीं पे? नहीं ना। ओवरटेकिंग डेवलप्ड इकोनॉमीज, दीज आर अजम्पशंस, नो, ये बहुत एक्सट्रीम स्टांसेस हैं। देयर इम्पैक्ट विल बी सिग्निफिकेंट बट कंटिंजेंट, मतलब डिपेंडेंट अपॉन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। यस, ये लिखा था कि ये कंट्रीज तभी प्रॉस्पर कर पाएंगे आगे अगर इनकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज इनको सपोर्ट करें, तब जाके। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑल ऑफ दिस। लॉन्ग टर्म में इनकी अपनी पॉलिसीज अगर इनको सपोर्ट करें, इनकी गवर्नेंस इनको सपोर्ट करे, तब ये आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। दे आर अनलाइकली टू शेप, दोनों ही गलत है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा था कि दे आर गोइंग टू ओवरटेक इकोनॉमीज एंड शेप द एंटायर ग्लोबल इकोनॉमी, और ये कभी होगा ही नहीं। दे आर अनलाइकली टू शेप द ग्लोबल इकोनॉमी, नो, they can have an impact dependent upon all those things falling into place, all the correct parameters falling into place, specifically their economic resilience and their governance, the policies, right? अगर ये इनको सपोर्ट करे तो ये काफी आगे तक जा सकते हैं, potential, ठीक है। So ये थे 3 associated questions and this was the passage for the day. Thank you so much for tuning in and I'll see you in the next